हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास जियोग्राफी का अध्ययन स्टार्ट किए थे और पूरी सीरीज चलने वाली है, इसको पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। उसी क्रम में आज हमें फिफ्थ चैप्टर करना है, जिसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल या कहें मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले हमने कुछ चैप्टर पढ़े हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, या कहें सभी चैप्टरों में एक दूसरे से थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, और बाद के चैप्टरों में देखेंगे इनमें कंप्लीट कनेक्टिविटी दिखती है। चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं कि इनमें कनेक्टिविटी कैसी है। जैसे हम देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा क्या था, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौरमंडल में पृथ्वी में देखा था कि पृथ्वी कहाँ पर अवस्थित है। एक स्पेशल लोकेशन कहलाती है सौरमंडल में, जिसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। एक ऐसी अवस्थिति जहाँ पर जीवन जैसी अवस्थितियाँ ग्रहों पर प्राप्त होने की संभावना होती है, उसको गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी गोल्डी लॉक जोन पर अवस्थित है। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम जब देखते हैं सौर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जब पृथ्वी को हम स्पेशली पृथ्वी को सभी ग्रहों को छोड़कर या सूर्य को छोड़कर अब हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, तो पृथ्वी के एक प्रतिरूप ग्लोब को लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कई सारी अक्षांश रेखाएं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, साथ ही साथ देशांतर रेखाओं को रेखांकित करते हुए पृथ्वी को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं, तथा उसको लंबवत भाग विभाजन करते हुए अर्थ का हम उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी विभाजन करते हैं। और इस प्रकार देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं की सहायता से पर्टिकुलर लोकेशन या कहे पृथ्वी के भूभागों को एक स्पेशल कैटेगरी में बांटने या उनके समझने के लिए हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जब हम अगले चैप्टर में जाते हैं तो हम उसके क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी से कौन और अदर फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। वह फीचर होता है पृथ्वी की प्रमुख गतियां। तो पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां जो प्रमुख थी, जो कि पृथ्वी के कई सारे नए नए फिनोमिना जो कि पृथ्वी में होते हैं या कई नई नई घटनाएं निर्मित होती हैं, उनमें है या कहें किनकी सहायता से होती है। घूर्णन गति एक होती है, साथ ही साथ दूसरी परिक्रमण गति। जैसा कि हम देख रहे थे कि घूर्णन गति से क्या पृथ्वी पर अवस्थितियां निर्मित हो रही थी, घूर्णन गति से दिन और रात जैसी सिचुएशन अर्थ पर बनती है। साथ ही साथ जब परिक्रमण गति को देखते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, जब परिक्रमा करती है तो उसमें ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। बेसिकली हम चार ऋतुओं को देखते हैं। पहली ऋतु कौन सी होती है, शीत ऋतु। दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। इसी क्रम में जब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है मानचित्र। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है, हम ग्लोब को समझ लिए, पृथ्वी की जो प्रमुख गतियां हैं उनके आधार पर कौन कौन सी सिचुएशन या कौन कौन सी अवस्थितियां पृथ्वी पर निर्मित होती है उसको समझ लिए। अब हम आगे चलते हैं, अगला चैप्टर जो था हमारा मानचित्र, उसमें हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की जो भौगोलिक अवस्थितियां, उच्चावच हो गया या कहें वहाँ की पॉलिटिकल लोकेशन, जैसे हम मानचित्र को कैसे बनाते थे, दो फीचर्स के लिए दर्शाने के लिए, फिजिकल मैप और साथ ही साथ पॉलिटिकल मैप, भौतिक मैप और राजनीतिक मैप की सहायता से क्या करते थे, पृथ्वी की विशेष इंफॉर्मेशन को दर्शाने का प्रयास करते थे। जब फिजिकल मैप का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ पर भौगोलिक उच्चावच को दर्शाते थे, वहीं पर पॉलिटिकल मैप को जब हम बना रहे थे तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए, स्टेट बाउंड्रीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हो गए, विलेज या सिटी को दर्शाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मानचित्र को पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं कि और कौन सी डोमेन्स है जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, जीवन जैसी अवस्थितियां निर्मित होती। अभी तक तो हम पृथ्वी के भौगोलिक उच्चावच उन सभी विशेषताओं को देखते थे। अब हम पृथ्वी की सतह पर देखते हैं या कहें उसकी विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह पर जाते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे जीव हैं या ऐसे लोग हैं जो कि चलते फिरते हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं। एक ऐसा लिक्विड है जो कि फ्लो होता है, या कहें पूरे वाटर 71% ऑफ अर्थ क्या है, फ्लो है, जिसको हम कि वाटर बोलते हैं या ओशियन कहते हैं। तो इस तरह की जो डोमेन को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसी चैप्टर की सहायता से हम वो तीन जो डोमेन है, भूमंडल या इसी को कह सकते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, एक नया जो मंडल बनेगा जो इन सभी के इंटरेक्शन से बनेगा, कहें तीनों की अंतर क्रिया से क्या होगा, एक नया परिमंडल का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल या कहें बायोस्फीयर। तो इन सभी बायोमंडल या कहें भूमंडल
और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को समझने के लिए इस चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ हम बाकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसा कि टाइटल का ही नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो प्रमुख परिमंडल को जब देखते हैं तो हमें मेजर 3 परिमंडल मिलते हैं और चौथा जो होता है इन तीनों के इंटरेक्शन या अंतरक्रिया से निर्मित होता है। पहला परिमंडल है लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ये क्या है, हमारा भूमंडल कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब नेक्स्ट हम परिमंडल देखते हैं वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। ये क्या है, जलमंडल है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि लैंग्वेज हमारी बाइलिंगुअल हो, या कहें इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स को लेते चलें, ठीक है। एटमॉस्फेयर को इसी को बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है बायोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं जैवमंडल या जीवमंडल, ठीक है। जैवमंडल या जीवमंडल, जैव का मतलब सीधा सा है, जिसका मतलब होता है लिविंग, ऐसी चीज जो कि लिविंग है, जिसमें ग्रोथ है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल है, ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की पोटेंशियल है, ठीक है। पहले हमारा मंडल कौन सा है, भूमंडल है। इसमें हम यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भूमंडल में देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स, अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। आखिरकार भूमंडल का निर्माण कैसे होता है, जब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह जो है पृथ्वी की, उसमें देखने को हमें मिलता है मेजर कई सारे रॉक्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। स्टोन मिलते हैं या इसी को कह सकते हैं रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं और स्टोन्स मिलते हैं, और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलती है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सरफेस का, जो कि जीवन के लिए क्या करता है, एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, भूमंडल में क्या हो सके, जीवन संभव हो सके। तो हम भूमंडल किसको कहते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म होता है स्टोन्स का और थिन लेयर ऑफ सॉइल का अपर सरफेस ऑफ द अर्थ में कहें क्रस्ट में, ठीक है। जब हम जलमंडल में जाएंगे तो कई सारे हमें महासागर मिलते हैं, मेजर हमें 5 महासागरों के बारे में पढ़ना है। वहीं पर वायुमंडल में पढ़ते हैं कि वायुमंडल में कई सारी क्या है, गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। मेजर 2 ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी 1% में बाकी अदर जो गैसेस हैं वो सभी आ जाते हैं। जैवमंडल में हम देखते हैं कि ये क्या, तीनों का इंटरेक्शन है। तो ये हमें यहाँ पर लिथोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा हमारा जो जल एटमॉस्फेयर है। ये तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो एक और एटमॉस्फेयर या कहें परिमंडल का निर्माण होता है, जो हमारा क्या है, या डोमेन का निर्माण होता है। वो कौन सा है, बायोस्फीयर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर ही है, क्योंकि ये हमसे किससे रिलेटेड है, लिविंग थिंग से। और हम खुद क्या है, एक लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग्स को समझने या उनकी समस्याओं को समझने के लिए, या कहें उनके संबंधित अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए हमें ये तीनों डोमेन्स को समझना जरूरी है। तो इसी क्रम में हम पहले शुरू करते हैं, किससे, हम पहले शुरू करेंगे लिथोस्फीयर से। तो लिथोस्फीयर में हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर में बेसिकली क्या होता है, अर्थ की सरफेस आ जाती है। तो हम यहां से शुरू करते हैं भूमंडल, ठीक है। तो भूमंडल में देखते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और ठोस भाग में कौन कौन सी चीजें आती है, पृथ्वी का अपर क्रस्ट, उस पर उपस्थित स्टोन्स या रॉक्स, और साथ ही साथ थिन लेयर ऑफ सॉइल या कहें मिट्टी की ऊपरी या कहें पतली परत, ठीक है। इसमें पृथ्वी की भूप्रकृति में देखते हैं चट्टाने तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व मतलब ये नहीं है कि हम मिट्टी खाएं तो वो हमारे लिए पोषक तत्व। बेसिकली उस पोषक तत्व से क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर कैटेगरी के जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, तो इनको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और उनसे हम क्या करते हैं, बाकी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उससे अपने डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये एक चैन होती है। बाकी चैप्टर, जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चैन को भी समझेंगे, जैसे फूड चैन होती है, ठीक है, एनर्जी लेवल होता है, उसमें इस चीज को समझेंगे। एनर्जी लेवल पिरामिड होता है, ठीक है, बायोमास पिरामिड होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझने का प्रयास वहाँ पर करेंगे। ये हल्का सा हमारा इंट्रोडक्शन है आखिरकार भूमंडल क्या है, ठीक है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जब पूरी पृथ्वी को हम देखें, जैसा कि हम ग्लोब में देखते थे कि वहाँ पर समुद्र भी देखते हैं, महाद्वीप भी देखते हैं, और कई सारे महासागर भी मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम पूरे ग्लोब को देखें, या क्या है, ये ग्लोब का क्या है, एक
2D पिक्चर है। ग्लोब को अगर हम क्या करें, सर्कुलेट कर दें तो जो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा। और ग्लोब को अगर हम फैला दें तो जो हमारा क्या बन जाएगा, 2D स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका हो गया एक जो हमारा कॉन्टिनेंट जो कि साउथर्न पार्ट में है, ये क्या हो गया हमारा अंटार्कटिका। और ऊपर एक है कौन सा, आर्कटिक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर होगा एक 7। और इसी तरह हमें 5 मेजर कौन से ओशियंस मिलते हैं या कहें महासागर मिलता है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशन। ठीक है, इसमें साउदर्न ओशियन हो जाता है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन। तो ये हमें क्या मिलते हैं, 5 मेजर क्या मिलते हैं, जल मंडल मिलते हैं या कहें महासागर मिलते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, महासागरीय बेसन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी देखने को मिलता है कि ये सभी क्या है, कई लोगों को देखने को मिलता होगा या समझते होंगे कि ये जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरी तरीके से क्या है, अलग है, ये सभी कॉन्टिनेंट से अलग है या कहें ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि सभी जो कॉन्टिनेंट्स है ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो सकता है कि उनके बीच जो कनेक्टिंग पॉइंट हो उसके बीच में क्या हो, वाटर भर गया हो या जल आ गया हो, वो अलग बात है। जैसे इस फिगर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें कि ये एक महाद्वीप है, ये बीच में महासागर आ गया, फिर ये क्या आ गया, दूसरा महाद्वीप आ गया। तो जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और बीच में ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब बीच में इंडियन ओशियन आ जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, इंडियन ओशियन आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो समुद्र का तल है, जो समुद्र का जो सतही भाग है, तल भाग है, वो क्या है, एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में क्या हो, समुद्र आ गया, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सभी महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कहें एक दूसरे से अलग नहीं है। इसी प्रकार सभी महासागर भी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार जो स्टेटमेंट आ सकता है और इस चीज़ को हम गलत कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमने क्लियर कर दी। छोटी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं कि हम जब सतह पर देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या होगा, सरफेस होगा, और यहाँ से क्या होगा, हमारा महासागर शुरू होगा या क्या है, ये हमारी क्या हो गए, लैंड मास हो गया। ठीक है, और यहाँ से वाटर बॉडीज शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कई सारे प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, या लोग हमें चलते हुए फिरते हुए मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है या क्या है, समुद्र मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि समुद्र का जो तल है, ऊपरी जो सरफेस है, वाटर की जो समुद्र की ऊपरी सरफेस है, ये क्या है, समतल हमें दिखेगी। कैसे दिखेंगे, समतल दिखेंगे। और जब ये समतल है या कहें इसकी ऊंचाई जो है, समुद्र जो महाद्वीप है, महाद्वीप के सबसे अगर निचला भाग जो होगा वो समुद्र तल के बराबर होगा। ठीक है, अगर समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय तट शुरू हो जाएगा। महाद्वीपीय तट मतलब समुद्र से, हम महाद्वीप से नीचे जाने लगेंगे। तो समतल जो होगा, ये जीरो जो समुद्र तल होगा, जो समुद्र तल होगा, इसको हम मान लेते हैं कि जीरो, इसका मान क्या मान लेते हैं, जीरो। और इसी को जो हाइट है, ये कह देंगे कि ये जीरो हाइट है। इससे जब हम ऊपर की तरफ हाइट को मेजर करेंगे तो वो कहेंगे कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है। सपोज कोई एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट या कहें माउंटेन है, उसकी ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर है। ये क्या है, हमारा माउंट एवरेस्ट है। तो ये कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। वहीं पर अगर मेरियाना ट्रेंच की बात करें, अगर यहाँ पर क्या करते हैं, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, अगर बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है, मेरियाना ट्रेंच, तो इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। तो इसकी कितनी गहराई है, 11,022 मीटर। तो ये कहेंगे समुद्र तल से ये कितना नीचे है, 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम समुद्र तल को ऐसा क्या मानते हैं, बेस लाइन मानते हैं कुछ पृथ्वी की उच्चावच को क्या करने के लिए, उसकी हाइट या उसकी गहराई को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही चीज़ जो मैप में लगाए थे उस चीज़ को समझा दिए। ठीक है, बाकी जहाँ जरूरत हो आगे भी इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जैसे बताया कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर है। साथ ही साथ विश्व का सबसे गहरा भाग जो है, या कहें संसार का सबसे गहरा भाग जो है, वो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022
मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। महाद्वीप, तो अभी जब भी हमने ये देखा कि महाद्वीप पूरे पृथ्वी को या कहें पूरे ग्लोब को हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो एक में हमें क्या मिलता है, महासागर या समुद्र मिलते हैं, महासागर मिलते हैं या समुद्र मिलते हैं, और दूसरा हम मानते हैं महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप और महासागर दो ही चीजों में हम क्या करते हैं, पूरे विश्व को बांटते हैं। तो जब महाद्वीपों को बांटते हैं तो ये हमें 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, 7 मेजर हमें महाद्वीप मिलते हैं। जब समुद्र या महासागर को बांटते हैं तो जो हमें कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। ये हमें बेशक यूरोप, ये हमें बेशक कितने 7 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। और समुद्र के कौन कौन से मेजर मिलते हैं, एक मिलता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, साउदर्न एशियन या दक्षिणी महासागर, और साथ ही साथ ऊपर कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 मेजर हमें मैरीन मिल जाते हैं, ओशियंस मिल जाते हैं, और 7 हमें मेजर या कहे बड़े महाद्वीप मिल जाते हैं, जो कि 7 हैं संख्या में। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जब हम एशिया को अगर देखें तो एशिया क्या है, इसका एरिया क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यूराल माउंटेन क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या करते हैं, अलग करता है, या कहें डिवाइडिंग रेंज है ये एशिया और यूरोप के बीच। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा एशिया है। और ये क्या है, पूरे विश्व के भूभाग का कितना है, 1/3 है, या कहें ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो 1/3 क्या करता है, लैंड मास कवर करता है, कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग अपने आप में रखता है या फैला हुआ है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में कैसे है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध को बताने के लिए हम इस चीज को ऐसे समझेंगे कि ये जो हमारा क्या था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, वो कहाँ से गुजर रहा था, लंदन के ग्रीनविच से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। और लंदन के ग्रीनविच के जो ईस्ट में पड़ता था, या कहें जो हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन थी, उसके जो ईस्ट में है वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता था। और जो वेस्ट में है वो हमारा क्या कहलाता था, पश्चिमी गोलार्ध। तो इस सेंस में देखें, या इस प्राइम मेरिडियन को एज अ रेफरेंस माने, तो उसके सेंस में देखें तो हमें पूरा एशिया कहाँ मिलता है, पूर्वी गोलार्ध में समझ में आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। और जो यूराल माउंटेन है वो क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, या इसी पूरे भाग को क्या करते हैं, या संयुक्त पार्ट को क्या कहते हैं, यूरेशिया भी बोलते हैं। जहाँ पर एशिया और यूरोप का दोनों भूभाग मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। अगर देखें यूरोप को एशिया के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, छोटा यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो एशिया के पश्चिम में क्या है अवस्थित, अंटार्कटिक या क्या आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, जो आर्कटिक वृत्त है। तो आर्कटिक वृत्त को आपको शो कर देते हैं, आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है। तो आर्कटिक वृत्त का डिग्री क्या था, अगर देखें अक्षांशी मान क्या था, आर्कटिक वृत्त का अक्षांशी मान था 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ एशिया से भी गुजरते मिलता है और साथ ही साथ यूरोप में भी मिलता है। ठीक है, तो एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से भी हमारा क्या करता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है, और साथ ही साथ यूरोप से भी गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त के जो मान है, अक्षांशी मान कितना है, 66.5 डिग्री है। ठीक है, नॉर्थ, ये हमारा क्या है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। अगर इसको देखें तो ये पूरी तरफ, तीनों तरफ से क्या, वाटर बॉडी से यहाँ से ऐसा पूरा घिरा हुआ। ऊपर है आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ। वहीं पर वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर साउथ में देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, मेडिटेरेनियन सी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें, मेडिटेरेनियन सी मिल जाता है, मेडिटेरेनियन या क्या भूमध्य सागर मिल जाता है। तो यूरोप क्या कह रहे हैं, तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर से घिरा हुआ। और ये कहाँ पर अवस्थित है, यूरोप एशिया के पश्चिम में अवस्थित है, या कहें यूराल माउंटेन से एशिया से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है,
और इसी से क्या करते हैं, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, गुजरता है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तो ये क्या है, अफ्रीका क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसमें हम ये देखते हैं इसकी और एक अगर विशेषता जाने तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और ये विशेषता, ये एक तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। और इस ये क्या है, इससे तीनों जो मेजर हमारी लैटिट्यूड लाइंस है या क्या मेजर अक्षांश रेखाएं हैं, तीनों ही क्या हो इससे गुजरते हैं। और वो कौन कौन सी हैं, पहले इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर ले मैप को। तो ये हमारी क्या हो गई, कर्क रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी अफ्रीका से गुजरती है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, किसके, भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा क्या है, अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा क्या करती है, ये अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से गुजरती है, ठीक है। तो यह एक सेंस में कहें तो तीनों जो मेजर या कहें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, सभी क्या करती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं। सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या करते हैं, तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये हमारी जो कर्क रेखा होती है वो कितनी है, 23.5 डिग्री है नॉर्थ। भूमध्य रेखा कितना है, 0 डिग्री है। और जो मकर रेखा है वो कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये चीज भी याद होनी चाहिए क्योंकि हम जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा, उसमें ये पढ़ा था कि कहाँ पर कौन सी रेखाएं कहाँ से गुजर। साथ ही साथ उसमें हमने जो एडिशनल फैक्ट्स दिए थे तो वो भी बताए थे कि ये तीनों रेखाएं किन किन स्पेशल कंट्रीज से गुजरते हैं। जैसे हमने जो ये क्या था, हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, उसमें बताया था कि लंदन से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, टोगो से गुजरती है, घाना से गुजरती है। तो ये बेसिकली कंट्रीज दिए थे। जब हम इन कंट्रीज को देख लेंगे और कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इससे रिलेटेड कोई हमें जलवायु रिलेटेड या वहाँ के वनस्पति रिलेटेड कोई फीचर देता है तो इनकी अक्षांश रेखीय अवस्थिति के हिसाब से उस अनुमान को हम मेजर कर सकते हैं और उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी का यूज करके हम कई बार एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते हैं यूपीएससी के क्वेश्चनों में, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं और एक चीज और देखते हैं जो हमारा क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के सहारे जो सहारा क्या करते हैं, सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ। अगर हम इसके चारों तरफ समुद्रों को देखें तो कौन कौन से अवस्थित है, जो वेस्ट में है वो कौन सा महासागर है, वेस्ट में कौन सा महासागर है, अटलांटिक ओशियन है या कहें अटलांटिक महासागर है। अगर पूर्व में बात करें तो कौन सा है, इंडियन ओशियन है। साउथ में कौन सा है, साउदर्न ओशियन है या कहें दक्षिणी महासागर है। और नॉर्थ में कौन सा है, भूमध्य सागर। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या मध्य एशिया से जुड़ा भी हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व के मानचित्र आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी। वो कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती हुई कहाँ पर गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। ठीक है। अगर आप देखेंगे जो मकर रेखा वो कहाँ से गुजर रही है, साउथर्न पार्ट से, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से गुजर रही है। यहाँ पर कई सारे कांगो बेसिन, कई सारी कंट्रीज आ जाएंगी। नॉर्थ अमेरिका जो सहारा रेगिस्तान बनाता है, यहाँ से मकर रेखा गुजर जाती है, कर्क रेखा गुजर जाती है, ठीक है। अब चलते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। अभी हमने देखा कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और थर्ड लार्जेस्ट आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये याद रखिएगा, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। एक्सक्यूज मी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पनामा जल संधि क्या होती है, जल संधि ऐसी स्थल या कहें स्थल संधि है जो कि दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, अलग कर रही होती है या
दो लैंड मासेस को क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है। दो बड़े लैंड मासेस को, एक छोटा सा लैंड मास क्या करता है, दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है, या कहें सॉरी उसको स्थल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि बोलते हैं। एक जल संधि भी होती है, एक स्थल संधि भी। तो इस स्थल संधि क्या होती है, एक छोटा सा लैंड मास जो कि क्या करे, दो बड़े लैंड मास को क्या करे, कनेक्ट करे, तो उसको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। वो क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है, पनामा जल संधि नाम है। और ये हमारा क्या होता है, साउथ अमेरिका हो जाता है। जैसे जल संधि क्या होता है, एक छोटा सा लैंड वाटर बॉडी जो कि दो बड़े क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को या कहें लैंड मास को अलग करे, तो वो क्या कहलाते हैं, जल संधि। या कहें एक छोटा सा वाटर बॉडी जो कि दो बड़े लैंड मास को जोड़े, वो क्या कहलाती है, हमारी जल संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी जल संधि वाटर बॉडी है जो कि क्या करती है, श्रीलंका को और इंडिया को जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे इसमें बताया गया स्थल संधि क्या होती है, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक पनामा जल संधि है जो कि दक्षिण अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ रहा है। वहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच देखते हैं, एक पाक जल संधि है, या कहें वाटर क्या है, वाटर बॉडी भी है जो कि क्या करती है, भारत को और श्रीलंका को जोड़ने का प्रयास करती है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी समुद्र जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक यानी होता है वाटर। ठीक है, यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ये तो हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गए। ठीक है, ये क्या है, हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इसके वेस्ट में क्या है, हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, हमारा पूरा का पूरा क्या पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। और साथ ही साथ इक्वेटर की बात करें, 0 डिग्री की बात करें, तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया। तो देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरी तरीके से क्या है, नॉर्थ या क्या उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एक तो ये पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में है और साथ ही साथ पूरी तरीके से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जब हम एशिया को देख रहे थे तो हम इसको देख रहे थे कि ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और साथ ही साथ यह क्या है, पूरा का पूरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन कुछ आइलैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, मकर रेखा के आसपास, वो सॉरी कर्क रेखा के आसपास पड़ते हैं। लेकिन हम ज़्यादा लैंड मास को मानते हुए मानेंगे कि जो एशिया है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के तीनों तरफ अगर महासागरों को देखें तो क्या पाते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ या क्या उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ पश्चिम में, साथ ही साथ पूर्व में देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ, उत्तर में आर्कटिक ओशियन पड़ता है और ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कैरेबियन सी छोटे छोटे सी पड़ जाते हैं। और ये पनामा जल संधि से क्या है, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ। अब आगे चलते हैं साउथ अमेरिका। तो 3 मेजर कॉन्टिनेंट देख लिए, एशिया, अफ्रीका और तीसरा देखे थे उत्तरी अमेरिका या कहें नॉर्थ अमेरिका। अब चौथा हम देखेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, चौथा जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें देखिए कि इससे कौन कौन सी मेजर लैटिट्यूड्स निकलते हैं या मेजर कर्क रेखाएं निकलती हैं, कर्क रेखा नहीं निकलती, बेसिकली कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, इस चीज को देखें तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी मेजर अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। एक तो 0 डिग्री इक्वेटर गुजरती है जो कि नॉर्थ ऑफ दी साउथ अमेरिका निकलती है, जो साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है वहां से क्या करती है, विषुवत रेखा निकलती है या कहें 0 डिग्री इक्वेटर निकलती है। और साथ ही साथ साउदर्न पार्ट में देखते हैं कि यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में 2 ही क्या करती हैं, अक्षांश रेखाएं, मेजर अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा साथ ही साथ दूसरी मकर रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा हो जाती है 0 डिग्री इक्वेटर और साथ ही साथ ये होता है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, एक चीज और इसमें देखेंगे कि एंडीज माउंटेन्स मिलते हैं जो कि एक काफी बड़ी क्या है, माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं इसको देखें तो साउथ में क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट में इस क्या क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, और सब ईस्ट में क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, क्या है पश्चिम में क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, पूर्व में साउथ अमेरिका के क्या है,
दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उत्तर में क्या है, थोड़ा सा इसके उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर इसको देखा जाए तो ये कंप्लीटली क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इसका कुछ ही हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अगर इसके पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के हिस्से में देखें कि पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में, तो अगर यहाँ पर हम 0 डिग्री इक्वेटर ड्रॉ कर देते हैं, 0 डिग्री क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में क्या है, इसकी पूरी तरीके से क्या है, या क्या पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरीके से क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, पूरे विश्व का ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इसके साउथ में देखें, ईस्टर्न पार्ट में देखें या कहें वेस्टर्न पार्ट में देखें तो इंडियन ओशन है, इधर देखें तो साउथ पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, वह कौन सी है, मकर रेखा है। ये क्या है, ये इक्वेटर है या कहें विषुवत रेखा से क्या है, नीचे अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति बेसिकली हमने जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़े थे तभी हमने बताया था कि इनको पढ़ना जरूरी या कहें इनकी लोकेलिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी अवस्थिति से क्या हो सकता है, उस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु या वनस्पति पे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। जब हम यहाँ की वनस्पति को पढ़ेंगे या यहाँ पर स्थल की फीचर्स को पढ़ेंगे, उच्चावच या कहें कौन कौन से मरुस्थल है या डेजर्ट है, क्या चीज़ है, इसको समझेंगे, तो इनको पढ़ेंगे तभी हम चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्या सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें सभी क्या करना है, इनके सभी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझना है कि किस कॉन्टिनेंट से कौन सा अक्षांश रेखा या देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के देखें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये एक इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक द्वीप की तरह है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन ये क्या है, एरिया में काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको आइलैंड ना बोल के इसको कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं। इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से क्या है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ देखें तो एक तरफ इंडियन ओशियन है, साउथ में इसके साउदर्न ओशियन है, ईस्ट में देखेंगे कि इसके क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, और नॉर्थ में भी क्या है, इंडियन ओशन पड़ जाता है। ठीक है, अंटार्कटिक को देखते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरीके से कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये भी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ये साउदर्न पार्ट क्या है, या सबसे दक्षिणी गोलार्ध के साउदर्न में स्थित है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अगर दक्षिण ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साउथ पोल हो जाता है। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंटार्कटिका जो है उसके मिड में क्या है, हमारा साउथ पोल भी अवस्थित है। तो दक्षिण ध्रुव क्या है, महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा छोटी क्या करते हैं, मोटी बर्फ की परत मिलती है। ठीक है, यह क्या है, पूरे वर्ष भर क्या होता है, ये बर्फ से ढका होता है। अब आप सोचिए कि ये पूरे वर्ष अगर बर्फ से ढका हुआ है तो यहाँ जीवन संभव है? तो देखा जाता है यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट्स नहीं मिलते, सिर्फ कुछ रिसर्च स्टेशन मिलते हैं। ठीक है, जैसे भारत के 2 स्टेशन मिलते हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जलमंडल, अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे, स्थल मंडल, अब आगे समझते हैं जलमंडल। इसी मैप में आपको क्या करना है, जलमंडल भी समझने का प्रयास करना है, क्योंकि से 5 मेजर हमें क्या मिलते हैं, महासागर मिलते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके 71% लैंड मास में या कहें भूभाग पर क्या, पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है या कहें महासागर मिलता है। और ऊपर से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं या सैटेलाइट के थ्रू या चंद्रमा से हम कभी ऑब्जर्व करें इसको, तो हमें कैसा दिखता है, कलर में ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल तथा 29% क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, मतलब 29% भाग पर क्या है, स्थल। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनद तथा भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी है। ठीक है, अगर हम कहें जल पूरे
टोटली अगर बात करें जल मंडल में कौन कौन सी चीजें आते हैं, जल के सभी रूपों को एकत्रित करते हैं या कहें मानते हैं। जैसे वाटर हो गया, जल हो गया, जलवाष्प हो गया, बर्फ हो गया, हिमनदियाँ हो गई, झीलें हो गई, सागर हो गया, भूमिगत जल हो गए, ये सभी क्या हो जाते हैं, जल मंडल के भाग होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 79% से अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाए। अब आप सोचिए कि 97% अगर जल जो है वो क्या है, खारे पानी के फॉर्म में है, जिसको हम यूज भी नहीं कर सकते। तो 79% क्या है वाटर, सॉरी 79 नहीं 97, उल्टा लिख रहे हैं। तो 97 जो प्रतिशत वाटर है वो किस फॉर्म में है, ओशियन वाटर के फॉर्म में, ओशियन वाटर के फॉर्म में। और ओशियन वाटर को आप जानते हैं कि ये क्या, बहुत ज़्यादा सेलाइन है, बहुत ज़्यादा लवड़ी है, जिसको कि हम ऐसा ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, 97% से अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है। या इसको सही करेक्ट मैनर में बोले तो 97.2% क्या है, वाटर क्या है, सेलाइन है या कहें समुद्री वाटर है। ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना प्रतिशत, 2.8%। जो 2.8% है वो किस फॉर्म में है, जो हिमनद के फॉर्म में। किस में, हिमनद के फॉर्म में। हिमनद के मतलब ये बर्फ के फॉर्म में है, इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बचा कितना, 0.03%। कितना बचा, 0.03% जो है ये क्या है, हमारे लिए पीने योग्य है या कहें पीने के लिए उपलब्ध है। पीने योग्य तो ये हिमनद वाला भी है, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या बर्फ के फॉर्म में है और ऐसी जगह अवस्थित है जहाँ मानव बस्तियाँ अनुकूल नहीं है या कहें मानव के अनुकूल नहीं है लोकेशन। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि 0.03% क्या है, पीने के फॉर्म में। और पीने के फॉर्म में हो सकता है तालाब में, हो सकता है नदियों में, हो सकता है भूमिगत जल, हो सकता है वर्षा जल। इसमें 0.03 में ही क्या है, पूरा का पूरा सम्मिलित है। तो अगर हम सही मायने में अगर देखना चाहें, इसको अगर करेक्ट मैनर में लिखें, तो अगर हम पूरे जलमंडल की बात करें तो 97% भूभाग पर क्या है, 97% क्या है, अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है पूरे। तो 97 जो जल का भाग है, 97.2% क्या है, ये महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। ठीक है, महासागर में पाया जाता है। बाकी कितना बचा, 2.8% ये किस में पाया जाता है, हमें 2.8% कह दें या 2.77% कह दें। इसको 2.77% क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी में हिमनद, जब हिमनद में हम पीने योग्य वाटर या कहें नदियों झरनों में पानी को भी मेजर कर ले तो वो क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो। 2.77% क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, हिमनद के फॉर्म में, हिमनद के फॉर्म में या कहें हिमानियों में है। ठीक है, हिमाद्री के फॉर्म में। ठीक है, तो हिमनद के फॉर्म में या कहें आइस के फॉर्म में। ठीक है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर 2.77% क्या है, हिमनद के फॉर्म में वाटर का हिस्सा। और 0.03% जो वाटर है वो क्या है, हमें वाटर बॉडीज हो गई, जैसे वाटर बॉडीज हो गई, जैसे क्या हो गई, जैसे रिवर हो गए, नदियां हो गई, झीलें हो गई, लेक्स हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, भूमिगत अंडर वाटर्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इसको कह दें ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये सभी क्या है, वाटर के फॉर्म में उपलब्ध है, जिसको कि हम पीने योग्य मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर किसी को ये देखना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एशिया हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। लार्जेस्ट में क्या है, तो एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पर क्या हो गया हमारा, साउथ अमेरिका हो गया। अगर आप देखें कि यूरोप बड़ा है कि अंटार्कटिका बड़ा है, तो आप देखेंगे कि क्या अंटार्कटिका ज़्यादा बड़ा है। फिर छठवें नंबर पे आ जाएगा क्या, यूरोप। और सातवें नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन बॉक्सेस को काउंट करके भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के लार्जेस्ट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव के उपयोग में नहीं है, बाकी मतलब यही है कि जो 97.2% वाटर है वो क्या है, मानव के उपयोग के लिए नहीं है। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में। अलवण जल का मतलब ये है कि जो कि पीने योग्य है।
ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है या उपयोग कर सकता है मानव। नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, आप ये विडंबना देखिए पृथ्वी की, या कहें ये एक ऐसी व्यवस्था देखी पृथ्वी के अंदर कि 97% क्या है, वाटर है अर्थ पे, लेकिन 97% जो वाटर है अर्थ का वो क्या है, लवण है, या कहें सेलाइन है, लवड़ी है, ये क्या है, लवड़ी वाटर है। ठीक है, या कहें इसमें सेलाइन वाटर है। ठीक है, जिसको हम पी नहीं सकते महासागर में। इस इतने अमाउंट ऑफ वाटर को अगर 100 यूनिट पूरा वाटर मान ले तो 97.2 वाटर को हम क्या नहीं कह सकते, पी नहीं सकते। उसमें 2.77% जो वाटर है वो हमें अचीवेबल नहीं है, क्या कहें कि हम वहाँ तक प्राप्त नहीं कर सकते, उस वाटर को यूज करने के लायक नहीं है। या कहें कि हम नदियों में जाके, ग्लेशियर में जाके हम पानी लेने नहीं जाएंगे, या उस वाटर को या उस वाटर के फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइस फॉर्म में रहेगा या ग्लेशियर्स में उपस्थित होगा। 0.03% जो वाटर है यही सिर्फ हमें किस में मिल सकता है, रिवर में मिल सकता है, लेक्स में मिल सकता है, ग्राउंड वाटर में मिल सकता है, और साथ ही साथ जल वाष्प में मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्थल मंडल पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं महासागर जल मंडल के मुख्य भाग। अब जैसे जल मंडल में हम क्या करेंगे, महासागरों को देखेंगे, क्योंकि जल मंडल के मेजर सोर्स क्या है, हमारे महासागर हैं। ठीक है, तो हमें 7 मेजर क्या मिलते हैं, महासागर मिलते हैं। ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई लोगों को अगर लगता हो कि यहाँ कहीं से भी अगर जलमंडल या महासागर अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं, सभी जलमंडल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सभी महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो बीच में क्वेश्चन आया था या कहीं एक डाउट आया था, उसको भी वहीं पर क्लियर कर देते। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अगर हम देखें तो महासागरीय जल क्या होता है, किसी को लगे कि ये स्थिर है, नहीं, उसमें हमेशा लहरें मिलती हैं, और उसके जो अपर वाली लेयर के नीचे का वाटर वो जो होता है वो क्या होता है, हमेशा गतिशील होता है। तो कई तरीके से हमें जो महासागरीय जल है वो फ्लो में दिखता है, तरंगों के फॉर्म में भी फ्लो दिख सकता है, या कहें जब ज्वार भाटा आते हैं तो ज्वार के कारण क्या होता है, वाटर क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, और भाटा जब आता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ पानी गिर जाता है। तो जब वही लहरें जब ऊंची होती हैं तो उसको ज्वार कहते हैं, जब ऊंची लहरें जब नीचे गिरते हैं तो उनको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं मतलब यह है कि काफी बड़ा जो वाटर बॉडी मास है या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है महासागर का एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में फ्लो करता है, तो उसको महासागरीय धाराएं बोलते हैं। ठीक है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अगर बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिका के ऊपर पड़ता है, और दूसरा है आर्कटिक महासागर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न पोल के पास पड़ता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। जैसा कि हम कॉन्टिनेंट्स में पढ़े थे, जैसा कि हमने महाद्वीपों में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। उसी प्रकार महासागरों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, जो कि 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग भी मेरियाना ट्रेंच जो कि कहाँ पर मिलता है, प्रशांत महासागर में मिलता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, क्योंकि ये क्या है, पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। या कहें अगर नॉर्थ अमेरिका को ऐसे कनेक्ट करें, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इधर से करें, और यहाँ से रशिया के ईस्टर्न पार्ट से इसको अगर ऐसे कनेक्ट करते हुए चले, तो हम देखेंगे कि हमें प्रशांत महासागर एक वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार दिखाई देता है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इसका फैलाव देखें, ये किस किस महाद्वीप के कोस्टल रीजन को बनाता है प्रशांत महासागर। अगर इसको देखें तो एशिया के एरिया को बनाता है, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में मिल जाएगा। अगर साउथ अमेरिका के वेस्ट में भी देखें तब भी हमें महासागर कौन सा मिलेगा, प्रशांत महासागर मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में देखें तो वहाँ पर भी हमें कौन सा महासागर मिलेगा, प्रशांत महासागर मिलेगा। ठीक है, अगर अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो ये कौन सा है, दूसरा लार्जेस्ट महासागर है। तो दूसरा लार्जेस्ट महासागर कौन सा है, ओशियन कौन सा है, वो है हमारा अटलांटिक महासागर। और इसकी एक और विशेषता यह है कि ये एस आकार में दिखता है। और ये किन किन कॉन्टिनेंट्स के बीच है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साथ ही साथ अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच ये पाया जाता है। सॉरी,
तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर किसको बोल देते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और कुछ साउथ अफ्रीका क्या है, नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है। अगर यहाँ पर देखें साउथ अटलांटिक ओशियन जो साउथ अमेरिका और साउदर्न अफ्रीका के रीजन के बीच मिलता है। तो इसका शेप भी स्पेशल है, इसको इसके शेप को क्या बोलते हैं, जो अटलांटिक ओशियन है वो कैसा हमें मिलता है, यस शेप में मिलता है। या क्या अटलांटिक महासागर का शेप कैसा है, वो यस शेप में है, ठीक है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर अगर इसके देखेंगे जो हमारा अटलांटिक महासागर होगा तो इसका पश्चिमी किनारा ये हुआ, तो पश्चिमी किनारे पे हमें कौन कौन से महाद्वीप मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका मिलता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं, ठीक है। अगर पूर्वी किनारे की बात की जाए तो हमें यूरोप मिलता है और अफ्रीका मिलता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तट बहुत ही क्या है, कटी पिटी हुई है। कटी पिटी मतलब कि अगर जो हमारा तट है, सपोज इसको ऐसे मान लें, चलिए उसी मैप में ही दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा मैप है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे कटा कटा मिलेगा काफी ज्यादा ऐसे, तो ये दंतुरित कहलाता है। क्या है, काफी से ज्यादा ऐसे कटा पीटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, दंतुरित शेप बोलते हैं, ठीक है। तो जो अटलांटिक महासागर के जो तट है या कहें किनारे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं, काफी अधिक क्या है, दंतुरित है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है, बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों का पतन के लिए काफी आदर्श स्थिति है। मतलब ये है कि जब हमें कोस्टल रीजन में काफी दंतुरित रीजन मिलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल क्या बना सकते हैं, पोर्ट्स बना सकते हैं। बंदरगाह बनाने में, नेचुरल बंदरगाह बनाने में क्या होता है, वो बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर कहाँ मिलता है हमें, हिंद महासागर जो कि इंडिया के साउथ में है, और एक ये स्पेशल एक ऐसा महासागर है जिसको कि एक किसी देश के नाम पर रखा गया। यह बेसिकली क्या है, भारत के नाम पर इंडियन ओशियन इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो अगर इसके हिंद महासागर के अगर वेस्टर्न पार्ट में देखें कि पश्चिमी भाग पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो पश्चिमी भाग में अफ्रीका मिलेगा और पूर्वी भाग में हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्री मिलेंगे, और साउथ में हमें देखने को मिलेगा कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो अगर हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जो कि तीसरे नंबर पर आता है क्या, बड़े मास वाटर बॉडी के मेजर के रूप में, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जिसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका, अगर जो हमने हिंद महासागर पढ़ लिया, अटलांटिक महासागर पढ़ लिया, प्रशांत महासागर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कौन सा चौथा मेजर महासागर कौन सा है हमारा, ये हो जाता है हमारा कौन सा, ये हो जाता है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो ये चारों तरफ से क्या है, अंटार्कटिका को घेरता है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप को है, तो दक्षिणी अंटार्कटिक महाद्वीप क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेरता है, ठीक है, यह घेरे हुए है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। तो जो 66, ये हमारा क्या होगा, 66.5 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा। अगर इसके नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री साउथ मिल जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ पोल से लेके हमें 60 डिग्री साउथ तक क्या है, हमें दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर का क्या मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये क्या है, उत्तर ध्रुव पे फैला हुआ है या उत्तर ध्रुव में स्थित है, या उत्तर ध्रुव का चारों तरफ फैला है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, उत्तर ध्रुव देखने को मिलता है। तो ये क्या है, जो आर्कटिक महासागर है, ये क्या उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर क्या उत्तर ध्रुव में स्थित है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है। अगर प्रशांत महासागर से बात करें तो प्रशांत महासागर से कैसे जुड़ा हुआ, तो ये जो एरिया है जो कि क्या कहलाता है, साइबेरियन एरिया, और अलास्का से क्या करता है, एक यहाँ पर संधि है, कौन सी, बेरिंग संधि, जो कि क्या करती है, ये पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बेरिंग जल संधि पड़ती है, जो कि क्या करती है,
आर्कटिक ओशियन को क्या करती है, पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप यूरेशिया से घिरा हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर अमेरिका के जो उत्तरी तट है, साथ ही साथ यहाँ पर यूरेशिया या कहें यूरोप के जो ऊपरी तट है या एशिया के ऊपरी तट है उससे घिरा हुआ। यहाँ पर यूरेशिया बोलने का सेंस यही है कि इसके उत्तरी तट जो है इस यूरोप के ऊपरी तट और साथ ही साथ नॉर्दर्न तट और साथ ही साथ एशिया के और नॉर्दर्न तट वो सभी क्या है, आर्कटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर देखते हैं वायुमंडल, जब हम वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल ऐसा वायु मास होता है जिसमें क्या होती है, कई सारी गैसेस क्या होती है इकट्ठा होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, अदर कई सारी गैसेस होती हैं जो कि वायुमंडल के निर्माण में सहायक होती है। साथ ही साथ इसमें धूलकण भी मिलते हैं, जलवाष्प भी मिलता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक एवं अटूट भाग है। ठीक है, अब अभी जब तक हमने परिमंडलों में पढ़ा तो एक जलमंडल पढ़ा, एक भूमंडल पढ़ा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिमंडल है वो कौन सा है, वायुमंडल। ठीक है, वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है या क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है जिसको अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, और वह जो लेयर इसको बचाती है उसका नाम है ओजोन लेयर। O3 उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, अगर वायुमंडल की विस्तार की बात की जाए तो वायुमंडल क्या है, सरफेस से क्या है 1600 किलोमीटर क्या है ऊपर तक क्या है इसका फैलाव माना जाता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर क्या किया जाता है, विभाजित भी कर सकते हैं या परतों में बांट सकते हैं। तो इसको अगर बात करें तो ये हमारा क्या होगा, सरफेस होगा, ये क्या हो गई हमारी सरफेस। तो जब सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कई बार टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा और वायु के घनत्व में डिफरेंस मिलेगा, और उसी आधार पर हमने क्या किया है, इसके 5 लेयरों में बांटा गया। तो पहला लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, तो पहला लेयर कौन सा है हमारा, ट्रोपोस्फियर। पहला लेयर हो गया कौन सा, ट्रोपोस्फियर। दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, चौथा हो गया मेसोस्फियर, तीसरा हो गया मेसोस्फियर, चौथा हो गया थर्मोस्फियर, और फिफ्थ हो जाएगा कौन सा, एग्जोस्फियर। और एग्जोस्फियर से मतलब यही है कि वो क्या हो गया, हम अब अंतरिक्ष में पहुंच गए। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं या स्पेस शिप होते हैं वो कहाँ में देखने को मिलता है, एग्जोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 0 से 10 माइल के बीच मानी जाती है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर देखा जाता है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। ठीक है, इसी में देखते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेटरी बैलून्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड क्या होते हैं, बैलून्स होते हैं, वेदर ऑब्जर्वेशन बैलून्स होते हैं, वो क्या होते हैं इसी लेयर पे या कहें एटमॉस्फेयर की लेयर में छोड़े जाते हैं। साथ ही साथ जो एयर प्लेन्स होते हैं ये भी इसी में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में एक स्पेशल हमें लेयर मिलती है जिसको कि ओजोन लेयर बोलते हैं। ये क्या करती है, हमें वायुमंडल में जो कि सूर्य से क्या आती है, अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं, जो कि हमें हमारे बॉडी में या लिविंग बॉडीज में क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर को फैला सकती हैं, उससे क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मेसोस्फेयर में हमें देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, जब हम सीक्वेंस देखें तो पहले ट्रोपोस्फेयर पड़ेगा, फिर उसके पास बाद पड़ेगा कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर पड़ेगा मेसोस्फेयर, और उसके ऊपर पड़ेगा कौन सा, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो जब हम मेसोस्फेयर में देखते हैं तो कई सारे जो मेटेराइट्स होते हैं जो कि अंतरिक्ष एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल पर एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं, वायुमंडल के घर्षण से जलने लगते हैं। तो यह देखा जाता है तो जितने भी मेटेराइट्स होते हैं वो लगभग मेसोस्फेयर में क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, जब थर्मोस्फेयर में जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर देखने को मिलती है। क्या क्या कहें, चार्ज पार्टिकल मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अरोरा बोलते हैं। जब अरोरा हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है या कहें उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है तो उसको बोलते हैं बोरियालिस अरोरा बोलते हैं। वहीं पर जब हम दक्षिणी गोलार्ध या कहें दक्षिण पूर्व में अरोरा को देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियालिस अरोरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई वायुमंडल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है,
वायुमंडल मुख्यतः अगर हम वायुमंडल के कंपोजिशन की बात करें तो वायुमंडल में मुख्यतः हमें दो मेजर गैसेस मिलती हैं। बाकी 1% पे क्या होती है, बाकी जितनी भी गैसेस हैं क्या होते हैं, अपने को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसकी बात करें ये तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कौन सी मेजर गैसेस हैं, तो अगर देखें तो 78% कौन सी गैस है पूरे हमारे वायुमंडल में, यह है नाइट्रोजन गैस है। कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, बाकी कौन सी अदर मेजर गैस कौन सी है, 21% पे क्या है हमारी, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन गैस है। अगर अदर गैसेस की बात करें तो 1% में बाकी में क्या क्या आ जाता है, या अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस अदर गैसेस इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम आजकल देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वैसे इशू देखते हैं, आप ये देख रहे हैं कि 0.03% ही क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी इसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसका फीचर यह होता है कि जब किसी एरिया में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उस हीट को वो क्या करती है, ट्रैप करके रखती है, या कहीं पकड़ के रखती है, या उसको विस्तारित नहीं होने देती, या कहीं आगे बहने नहीं देती या जाने नहीं देती, एक लेयर का फॉर्म कर लेती है, जिसके बाद क्या होते हैं, जो हीट होती है वो क्या नहीं कर सकती, जा नहीं पाती। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। जब हम क्या करते हैं, सरफेस के अर्थ के सरफेस से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडल में क्या आएगा, घनत्व के कमी, वायुमंडल के घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, जब यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक देखा जाता है, साथ ही साथ जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेजी से घटता जाता है। ठीक है, और कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कुछ दूरी तक तो हमें टेम्परेचर भी घटते हुए देखे, लेकिन उसके बाद देखने को मिलेगा कि कहीं पर बढ़ गया, फिर वापस कहीं पर घटते हुए दिखता है। ठीक है, तो एक चीज़ अगर देखा जाए तो अगर जब हम सरफेस अर्थ सरफेस से या कहीं क्रस्ट से ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, तो वहाँ पर वायुमंडल के घनत्व में लगातार कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसीलिए कई बार जो पर्वतारोही होते हैं वो जब पर्वतों की क्या करते हैं, पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे क्या करते हैं, सिलेंडर गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर गैस क्या करते हैं, रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या कर सके वो अपनी जो घनत्व में कमी हो गई वायुमंडल में, तो जो सांस की कमी होगी, सांस ऑक्सीजन की कमी होगी, उस ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर की ओर जाते तापमान भी घटता जाता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ जैसे क्षेत्रों में अधिक दबाव समूह महसूस होता है, साथ ही साथ जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न वायु के दाब की ओर फैलती है। ठीक है, एक चीज और ये बता देते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड सुने होंगे आप, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि क्या है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर पे क्या है, काफ़ी सारी एयर मास है। ठीक है, तो जो एयर मास है, वो क्या करेगा, हमारे ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, या कहें दबाव एग्जर्ट करेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। और एक चीज और, वायुमंडल में क्या क्या होता है, एक गतिशीलता देखी जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि वायु क्या हो, एक जगह स्थिर होती हो। ठीक है, तो उसमें गतिशीलता देखी जाती है। तो अगर हम ये देखें कि जो हाई प्रेशर वाला लोकेशन होता है, तो हाई प्रेशर से क्या होता है, वायु का विस्तार देखा जाता है या प्रसरण देखा जाता है किस तरफ, लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, इसका वायु का प्रसरण देखा जाता है। या कहें एयर मूव कहाँ से कहाँ को करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ एयर की तरफ मूव करेगी, या कहें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करेगी वायु। ठीक है, ये कहलाएगा उच्च दाब, वायु का उच्च दाब कहलाएगा। ठीक है, यह कहलाएगा उच्च दाब, और यह कहलाएगा वायु का निम्न दाब एरिया। ठीक है, निम्न दाब एरिया। और इसकी सहायता तब हम पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण वाले एरिया में हम क्या देखेंगे, जैसे चक्रवात जैसी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल को समझने के लिए एक फिगर ये रखा है।
जब तीनों ही मंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, अंतर क्रिया करके एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं जहाँ पर जीवन की संभावनाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, तो किसी भी जीवन के लिए आवश्यक है कि वायु भी उपलब्ध हो, जल भी उपलब्ध हो और सॉइल भी उपलब्ध हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जीवन की संभावनाएं निर्मित होती हैं, या कहें जीवन हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, जीवन निर्मित होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवमंडल स्तर जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों तक पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में बांट सकते हैं। और दूसरे वर्डों में कहें, एक कंज्यूमर कैटेगरी होगी, एक प्रोड्यूसर कैटेगरी हो। जो पादप होगा वो कैसा होगा, वो प्रोड्यूसर कैटेगरी होगी, उत्पादक भाग होगा। जंतु जगत वो कहें जीवमंडल का, वहीं पर जंतु जगत जो होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर या कहें उपभोक्ता भाग होगा। ठीक है, तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः जंतु जगत और पादप जगत में बांट सकते हैं। इसमें दोनों में ही कई जगह थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस मिलते हैं, उसको छोड़ते हुए अगर माने तो पादप जगत क्या होगा हमारा पूरा का पूरा, यह प्रोड्यूसर होगा या क्या उत्पादक होगा, और जंतु जगत क्या होगा हमारा कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी, अगर आप देखें कि जैसा कि अभी तक हमने पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए देखा कि सभी चैप्टर में इंटरकनेक्टिविटी है, वहीं पर अगर हम ये तीनों अगर परिमंडलों को देखें, जीवमंडल, क्या भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तो इन तीनों में क्या होता है, इंटरेक्शन देखा जाता है। और तीनों के इंटरेक्शन से ये संभावनाएं बनती हैं कि क्या हो, जीवन की अवस्थितियां या अनुकूलता निर्मित हो। ठीक है, और अनुकूलता निर्मित होती तभी पृथ्वी पर क्या है, जीवमंडल उपलब्ध है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताया गया कि जब हम जीवमंडल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी मानव निर्मित एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस पर भी क्या होता है, जीवमंडल पर प्रभाव देखा जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भूभाग के पेड़ों को काट दे तो वहाँ पर वाटर से क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन से क्या होगा, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी क्या होगी, एक स्थान से दूसरी जगह चली जाएगी। अब जब मिट्टी वहाँ की हट जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर कृषि कार्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उत्पादकता कम हो जाएगी। जब उत्पादकता कम हो जाएगी तो लोगों में उपभोक्ता के जो उपभोक्ता होंगे उनको क्या हो जाएगा, पोषक तत्व या कहें अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, कई सारी रिसोर्स क्राइसिस भी हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। अगर हम देखें पूरी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए पॉलिटिकल इशू भी आ सकता है, इकोनॉमिक इशू भी आ सकता है, सोशल इशू भी आ सकता है। तो बेसिकली यही प्रयास किया जाता है जब हम आंसर लिखें, तो जब भी आंसर के किसी भी इशू को ले तो उसमें सभी एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए प्रयास करें समझने का और लिखने का। जैसे इकोनॉमिक इशू देख लेते हैं, अगर जैसे एक छोटा सा ही प्रश्न ले लें कि अगर किसी भूभाग पर मिट्टी के कटाव बहुत ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि उत्पादकता कम हो जाएगी। जो हो गया कृषि रिलेटेड, जब उत्पादकता कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ की आय क्षमता है या आय निर्मित होती है लोगों की, वो कम हो जाएगी। जब आय निर्मित होगी तो गरीबी आएगी तो वहाँ पर क्या होगी, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे या कहें क्राइम्स बढ़ेंगे। जब क्राइम्स बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल इशू आएगा, लोग पुलिस प्रशासन पर क्या करेंगे, आरोप लगाएंगे। तो इस तरह देखें तो काफ़ी सारी कनेक्टिविटी आ सकती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड प्रशासनिक सभी तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ समाज एक इस तरीके से कि लोग नैतिकता भूल जाएंगे, एक दूसरे को मारने का या उनका शोषण करने का प्रयास करेंगे। तो इनको सभी एस्पेक्ट्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब भी आंसर लिखेंगे या किसी भी टॉपिक को समझें। पृथ्वी के ये तीनों भाग परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ भाग पानी में डूब गए। झीलों तथा नदियों से दूषित पदार्थों को प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें यह डिक्टेट करने का प्रयास किया गया है या हमें इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम जीवमंडल में कोई
एक्सटेंसिव वर्क करते हैं, जब ज़्यादा ज़्यादा कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है मानव निर्मित ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिससे क्या होता है आपदाएं निर्मित हो जाती है। जैसे कुछ आपदाएं नेचुरल होती हैं, कुछ आपदाएं जो होती हैं मानव निर्मित होते हैं। जैसे हमने बड़े बड़े डैम्स बना दिए तो वहाँ पर क्या हो सकता है बाढ़ जैसी संभावनाएं आ जाए, ठीक है। या कहीं पर ज़्यादा पेड़ काट दिए तो वहाँ पर क्या हो सकता है मृदा अपरदन से क्या हो सकता है सूखा पड़ सकता है, ठीक है। तो या कहीं उत्पादकता कम हो सकती है। झीलों नदियों में अगर कोई हमने ऐसा केमिकल डाल दिया जो कि वाटर पीने योग्य वाटर रिसोर्सेस है, या कहें पीने जैसे नदियाँ हो गई झीलें हो गए वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल डाल दिए जो कि पीने योग्य वाटर नहीं रह जाएगा, तो वो भी क्या एक क्राइसिस ही है। तो एक प्रकार से देखा जाता है कि यहाँ पर एक बैलेंस देखा जाता है, या कहें इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सब चीज़ें हमारे पास डोमेन्स उपलब्ध है, मेजर डोमेन्स उपलब्ध है, उससे तो हमें एक ये फायदा हो रहा है कि जैवमंडल के निर्माण होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर सभी वो चीज़ें उपलब्ध या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी विस्तारित कर सकते हैं या वहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन उसी लाभ को ज़्यादा प्राप्त करने के या लालच के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, उसी रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं एक्सटेंसिव यूज करके उसको क्या कर रहे हैं वहाँ की नेचुरल जो डाइवर्सिटी है, नेचुरल हैबिटेट है, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं या उसको हानि पहुँचा रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंसिव यूज करके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे देखें एनर्जी रिसोर्सेस हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं हार्मफुल गैसेस बढ़ा रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कभी कभी हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी उष्ण काफ़ी हीट वेव्स देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। बेसिकली यही समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं और करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे नोट्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स नहीं थे। अगला जो चैप्टर है इसी का ही पार्ट है, उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो लिख के रखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यह था कि जो हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे और कॉन्टिनेंट्स में ये देख रहे थे कि कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर रही है, किस महाद्वीप से गुजर रही है, ये याद रखना जरूरी है। साथ ही साथ किस महासागर की तट रेखा कहाँ पर लग रही है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख 4 परिमंडल देखते हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सभी हमने सिक्वेंस में बताए, ठीक है, सिक्वेंस में ही याद करिएगा, ठीक है। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो 2 ही महाद्वीप हैं, जो कि एक कौन सा है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है अंटार्कटिका। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के ऊपरी नॉर्दर्न हिस्से से क्या होता है भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या है कुछ नॉर्दर्न साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट क्या है भूमध्य रेखा के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए उसको पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध पे नहीं मान सकते, ठीक है। तो अगर 2 महाद्वीपों का नाम लिखा है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है तो अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोनों ए से हैं, ट्रिक भी याद कर सकते हैं, दोनों ए से हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न परतों के नाम लिखे तो कौन कौन से हैं? संताप, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और वो आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल। इंग्लिश में भी आपको ये बताए हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये क्या है क्षोभ मंडल है। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। मेसोस्फेयर को बोलते हैं क्या मध्य मंडल, ये क्या है मध्यमंडल। थर्मोस्फेयर को बोलते हैं क्या
थर्मोस्फीयर को बोलते हैं, चलिए ठीक है, इसका नाम नहीं याद है हिंदी में। एग्जोस्फीयर को बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है। मेसोस्फीयर का ही पार्ट माना जाता है किसको, थर्मोस्फीयर को, ठीक है। इसको तापमंडल भी बोल सकते हैं, थर्पोस में तापमंडल ही बोलते हैं, ठीक है। तापमंडल हो गया, और ये बहिर्मंडल होता है, कौन सा, ये बहिर्मंडल, ठीक है। तो इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी याद करना है, और साथ ही साथ सीक्वेंस भी याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पड़ती है, या किस सीक्वेंस में, या कहें स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पड़ती है, ओजोन लेयर पड़ती है। तो अगर इनके सीक्वेंस की बात की जाए तो कौन सा है, क्षोभ मंडल, जो हो गया क्षोभ मंडल, सब तापमंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इंग्लिश में बात करें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, ठीक है। अगर ओजोन लेयर की बात की जाए तो कहाँ पड़ती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ये कहें क्षोभ मंडल के ऊपर पड़ती है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है, वाटर बॉडीज प्राप्त है, जिससे क्या होता है, जब हम किसी मानव निर्मित सैटेलाइट से या कहीं बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पृथ्वी कैसे दिखती है, नीला दिखाई देती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम जो लैंड मास है या कहीं भूभाग है वो कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। पृथ्वी का मैक्सिमम जो लैंड मास है या भूभाग है वो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, वो भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है, या कहें इक्वेटर विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, ठीक है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तीनों ही वायुमंडल और जलमंडल और भूमंडल एक साथ होंगे तभी जीवन क्या होगा, निर्मित हो पाएगा, या कहें जीवन की अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो पाएंगे। इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भूमंडल में देखें तो हमें मिनरल्स मिल जाएंगे जो कि सॉइल में मिलेंगे, ठीक है। जलमंडल जो कि जल आवश्यक है, ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग के लिए आवश्यक है, ठीक है। सही उत्तर, टिक द करेक्ट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं किसको, यूरोप और एशिया को, या कहें एशिया और यूरोप के जोड़ने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यूराल है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया भी बोलते हैं उस क्षेत्र को। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, एक जल संधि है कि स्थल संधि है, कौन सी, पनामा स्थल संधि, कौन सी, पनामा स्थल संधि है, ठीक है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो क्या है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, तो कौन सा, थलमंडल या भूमंडल इसी को कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड से बता देते, लिथोस का मतलब होता है स्टोन या ठोस चीज, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया या अफ्रीका, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। फिल इन द ब्लैंक्स, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन है, मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी, 11,022 किलोमीटर, कितनी, 11,022 किलोमीटर है, ठीक है। साथ ही साथ अगर अगला क्वेश्चन, महासागर का नाम एक देश पर रखा गया है, वो कौन सा है, इंडियन ओशियन है, या कहें हिंद महासागर है। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो कि जीवन के लिए सहायक है वो जैव मंडल है, ठीक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, यूरेशिया बोला जाता है, क्या कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोलेंगे। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर, ठीक है। चलिए ये चैप्टर इस तरह कंप्लीट होता है, लेकिन जो चीज़ कहें है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सभी महाद्वीपों के बारे में बताया, लेकिन हमने महाद्वीपों के साथ साथ ये भी समझाया कि कौन सी अक्षांश रेखाएं कहाँ से किस महाद्वीप से गुजरती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि अगले जो चैप्टर आएंगे तो उसमें समझने में सहायक होगा, ठीक है। हैव अ गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।